फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे हमारा एम रहेगा कि स्कूल में जो भी बुक्स आपको पढ़ाई जाती हैं उनके एक्सरसाइजेस और उनके कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ समझा सकें और जो एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन है वो यहाँ प्रेजेंट कर सकें। तो आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है और जो चीज़ें आपको स्कूल में नहीं समझ में आती आप ये वीडियोस देख के समझ सकते हैं। इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी बुक को समझाएंगे। हर वीडियो में हम एक चैप्टर लेने की कोशिश करेंगे, उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम समझाएंगे, कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे एंड जो एक्सरसाइजेस गिवन है जिनके सॉल्यूशन आपको नहीं मिलते हैं कहीं भी वो आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सीरीज़ का बेनिफिट उठा सके। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट में जिसका नाम रियल नंबर, उसमें एक थ्योरम आती है लीड डिवीजन लेमा। लेमा का मतलब क्या होता है हम ये देखते हैं कि लेमा का मतलब यहाँ पे जो लेमा गिवन है इसका मतलब यहाँ क्या है। लेमा का मतलब होता है कोई ऑलरेडी गिवन स्टेटमेंट, ऑलरेडी गिवन स्टेटमेंट और प्रूफ जिसको विच कैन बी यूज्ड can be used to prove other concepts or theorem। तो जो लेमा जहाँ भी आपको ये वर्ड दिखे इसका मतलब है कि जो थ्योरम गिवन है उसका प्रूफ ऑलरेडी है, उसे हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, उस थ्योरम को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं बाकी थ्योरम्स और या बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे जो डिवीजन लेमा है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इसके अकॉर्डिंग अगर दो इंटीजर्स को हम ले ए एंड बी तो यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो यहाँ पे गिवन इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेंगे। दैट इज इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट a equals to 9, b equals to 2, बोथ आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवीज़न फॉर्म में लिखें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 9 इक्वल्स टू 2 इंटू 4 प्लस 1। ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा अब, एंड 4 यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्वोशेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हम किसी भी दो इंटीजर्स को हमेशा इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया है 9 एंड 2 का, तो उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड 4 एंड 1 भी इंटीजर्स हैं, ये देखिए, ठीक। तो रिमाइंडर भी इंटीजर होगा, क्वोशेंट भी एक इंटीजर होगा एंड दोनों नंबर भी इंटीजर्स हैं। चलिए आगे देखते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स। ये देखिए, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। एंड मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, इस थ्योरी को हम यूज कहाँ कर सकते हैं। इस थ्योरी को हम यूज HCF निकालने के लिए कर सकते हैं। इस थ्योरी का यूज़ हम लोग HCF निकालने के लिए कर सकते हैं। HCF क्या होता है आपको पता होगा, अपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो यहाँ पे जैसे हमने दो इंटीजर लिए हैं तो इनके दो इंटीजर 9 एंड 2 हमने लिए, तो इन दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी ऐसा फैक्टर, ऐसा इंटीजर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, वो हमारा
HCF होगा। तो HCF अगर दो नंबर को फैक्टर है, को प्राइम है, तो उनके बीच में HCF 1 होता है। को प्राइम मतलब जो एक दूसरे को डिवाइड ना करते हो, जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिए गए हैं 9 and 2, ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं बिकॉज ये एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते। तो हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया 8 and 4। तो इन दो नंबर्स का हम HCF निकालेंगे, तो इस फॉर्म में निकाला जा सकता है कि 8 इक्वल्स टू 4 इंटू 2 प्लस 0। सो HCF विल बी 4 here, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने लिया तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं 32 या फिर 40 ले सकते हैं हम लोग। जैसे हमने लिया 40 एंड 5 ले नहीं 8 ले लिया। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 45। यहाँ पर भी HCF 8 ही आ जाएगा। कोई ऐसा नंबर जो 8 से डिवाइड नहीं होता है, उसका हम लोग HCF निकाल सकते हैं। तो हम इस फॉर्म को यूज़ करके HCF निकाल सकते हैं इजीली। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एग्जांपल देखते हैं। ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this? इसको हिंदी में समझते हैं कि एक सेलर है जो मिठाई बेचता है, उसके पास 420 काजू की बर्फ़ी हैं, वी ऑल लव काजू बर्फ़ी राइट, एंड 130 बादाम की बर्फ़ी है। वो चाहता है कि वो उनको ऐसे ग्रुप में बांटे कि हर ग्रुप में काजू की बर्फ़ी और बादाम की बर्फ़ी इक्वल रहे। मान लीजिए आप जाते हैं वहाँ पे स्वीट सेलर के पास, उसको बोलते हैं कि आधी काजू की बर्फ़ी दीजिए, आधी बादाम की बर्फ़ी दीजिए। तो वो इस तरीके से डिवाइड करना चाहता है कि वो इक्वल नंबर हो, एंड ऐसे मिनिमम डब्बे उसको यूज़ करने पड़े क्योंकि उसको बचत करनी है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे ये कहना चाहता है कि हमें HCF निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्यों? क्योंकि एक डब्बे में दोनों इक्वल बर्फी और वो आएंगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन जो भी होगा वो हम यहाँ लिख देंगे, काजू बर्फीज, इसको हम के बोलते हैं, इक्वल्स टू 420। बादाम बर्फीज, इसको हम बी बोलते हैं, ये है 130। हमें यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना है HCF। तो हम लोग जो लास्ट थ्योरम हमने यूज है डिवीजन थ्योरम, डिवीजन लेना जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा, हम उसको यूज करेंगे यहाँ पर। एंड कैसे लिख सकते हैं? इन दोनों में से बड़ा नंबर 420 है, 420 प्लस 130 इंटू 4 प्लस 0। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ इसका HCF आ जाएगा 130। तो हम लोग 130 के डब्बे बना सकते हैं। 130 बर्फियों के डब्बे बना सकते हैं। एंड वो कितने डब्बे बनेंगे आप खुद सोचिए। यहाँ से 4 इसके लिए और 1 इसके, 5 डब्बे। तो टोटल मिला के हम लोग 130 के 5 डब्बे बनेंगे। एंड टोटल क्योंकि 650 मिठाई है तो वो 5 का डिवाइड हो जाएगा।
तो हर स्टेप में यहाँ से हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कि 130 sweets can be placed in each step। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इसके जैसे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे जब एक्सरसाइज आएगी। ये एक्सरसाइज 1.1 है, आप अपने एनसीईआरटी में चेक कर सकते हैं ये क्वेश्चंस को। तो हमें यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करके एचसीएफ निकालना है इन नंबर्स का। मैं आपके लिए इसमें से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप फर्स्ट खुद एज ए होमवर्क कीजिए। तो यहाँ पे आप जो फर्स्ट है इसको एज ए होमवर्क कर लीजिए एंड सेकंड एंड थर्ड मैं अभी आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। ठीक, तो दोनों सेम तरीके से होंगे, ऐसा कुछ नहीं कि अलग अलग तरीके से होंगे। ठीक, तो तीनों सेम तरीके से होंगे। तो मैं सेकंड एंड थर्ड आपको एज ए एग्जाम्पल दिखाता हूँ यहाँ पर। आप फर्स्ट खुद कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे करूँगा सेकंड। नंबर्स आर 196 एंड 38220। तो देखिए इन दोनों में से नंबर बड़ा कौन सा है? 38220, राइट। तो हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करने का एक और तरीका है, वो यहाँ सीखेंगे। यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। हम यहाँ पे यूज करेंगे इसको एंड इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। डिवीजन को मैसेज लिख के आप सबको पता है 38220। आप इसको देख लीजिएगा, ये 195 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ओके ये 195 से मल्टीप्लाई करना तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। 196 इंटू 195 38220 आ जाएगा। सो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया। हम इसको अगर रिमाइंडर चाहिए होगा तो फिर से डिवाइड करते हैं। आई थिंक नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग को समझेंगे। इस एग्जाम्पल में लकीली रिमाइंडर 0 आ गया तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। सो हमारा एचसीएफ जो भी हमारा क्वेश्चन है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो 196 हमारा यहाँ पे एचसीएफ हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो जो लास्ट क्वेश्चन था जो हमने अभी देखा उसका थर्ड एग्जाम्पल क्या नंबर है 867 और 255। इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या नंबर थे? 255 एंड 867। अब 255 छोटा है 867 से, तो 255 को हम लोग ऐसे लिखेंगे एज ए क्वेश्चन एंड 867। So it will be like 3 and 765 102। नाउ इसमें यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ एंड ये 255 से छोटा हो गया तो उसको आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते, तो इसको यहीं रहने देंगे हम लोग और यहाँ पे 255 लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग स्टेप में एक लिख सकते हैं यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। ये हमें जो स्टेप में लिख सकते हैं, आप लिख लीजिएगा
ये 2 से करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 20451। फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर से हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम सेम प्रोसेस करेंगे। ये 2102, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, राइट। रिमाइंडर सो हम लोग रिमाइंडर 0 आने पे जो क्वेश्चन होता है वो हमारा HCF होता है। HCF इक्वल्स टू 51। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं कभी भी जब आपको मन में। बेस्ट पार्ट यही है वीडियो बनाने का, ऑनलाइन एंड प्रोवाइड कराने का। टीचर के पास आपको दोबारा समझने जाना पड़ेगा, टीचर को दोबारा आपको समझाना पड़ेगा, बट यहाँ पे आप सेम वीडियो को दोबारा देख के समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका फर्स्ट आपको खुद करना है, ये मैंने आपको पहले बोला था। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 1q इज सम इंटीजर। तो यहाँ कहना चाहता है कि q कोई इंटीजर है, तो जितने भी ओड इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव ओड इंटीजर, हम उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इनको शो करना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इजी वन, इजी है काफ़ी, ऐसा कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको करने में। सो गिवन q is some integer, 6q will be an integer। सो जितने भी इंटीजर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, उनको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? 6q + 1, ओके, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5 एंड 6q + 6। इस फॉर्म में हम अपने नंबर्स में जितने भी नंबर्स, q की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। q की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 के आगे 7 8 9 10 11 12 आ जाएगा। तो जितने भी नंबर्स हैं उनको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे 6q + 6 है जो वो 6q के इक्वल होगा, तो हम लोग इसको 6q लिख लेते हैं और इसको हम स्टार्टिंग में लिख लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जो 6 नंबर है तो वो इस फॉर्म में 6q यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। अब इससे हम जो इवन इंटीजर्स कौन से होंगे, जो 2 से डिवाइड होते होंगे, एंड ओड इंटीजर्स जो बाकी बचे, राइट। तो इनमें से कौन कौन से 2 से डिवाइड हो रहे हैं? We can see 6q + 2, 6q + 4 now divisible by 2। ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं इजीली। देखिए आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 3q आ जाएगा, वहाँ पे 3q + 1 3q + 2 आ जाएगा। सो these numbers are even numbers। नेक्स्ट जो बाकी बचे वो हमारे ओड नंबर्स हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5 are odd integers for some integer q।
तो ये हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पे, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने ज़्यादा एग्जाम्पल क्या देखा ज्योग्राफी का, ये उसके जैसे एग्जाम्पल है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. तो एक परेड हो रही है जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त को होती है, उसमें टोटल मेंबर्स 616 616 है, एंड जो फ्रंट में लीड करते हैं लीडर बैंड वो 32 मेंबर्स का है। टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, ऑब्वियसली सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। What is the maximum number of columns in which they can march? तो फिर से यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है कि कॉलम सेम होंगे, यानी ये दोनों सेम नंबर से डिवाइड होगा, राइट। ये यहाँ पे हमें फिर से HCF निकालने की ज़रूरत है, HCF निकालने की ज़रूरत है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये भाई सेम उस एग्जाम्पल की तरह होगा सॉल्यूशन। पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। कंटिंजेंट मेंबर्स 616, बैंड मेंबर्स 32. So we will use a clue division algorithm here. क्योंकि 32 स्मॉल नंबर है तो उसको यहाँ लिखेंगे, 616 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। एंड ये जाएगा 20 पे, आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा तो 19 पे यहाँ हो जाएगा 8 बचेगा, 19 पे तो 608 अब क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है तो 32 में इसको में लिखेंगे। आपने सीखा है HCF कैसे सॉल्व करते हैं, 32 एंड अब 0 आ गया रिमाइंडर, सो HCF plus 2 8, hence total number maximum number of columns, maximum number कॉलम्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर कितने मैक्सिमम कॉलम्स हो जाएंगे 8। यही हमारा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, वरना फिर से रिवाइंड करके इसको चैनल वीडियो को देखिए, आपको समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हम कर चुके हैं। ओके, आई थिंक ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, एंड देन वी विल बिगिन विद दिस एक्सरसाइज। ऐसी 4 एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर में, एंड उसके बाद हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो हमने लेमा पढ़ा था सबसे पहले थ्योरम, ठीक है, टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ 3m फॉर्म 3m+1 फॉर्म फॉर सम इंटीजर m। सो यहाँ कहना चाह रहा है कि कोई इंटीजर m है, ठीक है, तो हमें ये दिखाना है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका अगर हम स्क्वायर करें तो वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं। इसको सोचने का तरीका क्या हो सकता है, जैसे 3m लिखा हुआ है तो वैसे हमें नंबर्स 3 की फॉर्म में माने जाएगा, ठीक है। सो हम लोग यहाँ सॉल्यूशन, तो हम लोग नंबर्स ऐसे मानेंगे जिसमें 3 आता हो। सो लेट नंबर्स बी 3q + 1 3q + 2,
इन तीन नंबर्स में जितने भी इंटीजर्स हैं क्यू की वैल्यू फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट वेरी करेंगे हम लोग, मतलब चेंज करेंगे। जैसे 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 1 2 नंबर आ जाएंगे, 1 रखते 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5, इस टाइप से सारे इंटीजर्स बन जाएंगे। तो 4 सम इंटीजर क्यू, ठीक, इसमें हमारे सारे नंबर्स आ जाएंगे। अब इनका स्क्वायर अगर हम ऊपर वाली गिवन फॉर्म इसमें जो 3m और 3m प्लस 1 जैसे इनका स्क्वायर हम उस फॉर्म में रख सकेंगे तो हमारा प्रूफ सही हो जाएगा, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर। फर्स्ट हमने माना फर्स्ट एक्स इक्वल्स टू 3q लिया हमने, ठीक है। तो ये तो ईजी है, ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर, राइट। इसमें से 3 बाहर लेंगे, 3q स्क्वायर। अब m ऊपर फॉर्म में m एक इंटीजर था, q एक इंटीजर, तो q स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, 3q स्क्वायर भी इंटीजर होगा। सो हेयर 3q स्क्वायर इक्वल्स टू m, m एक इंटीजर है ऊपर भी, तो ये 3m फॉर्म आ गई, राइट। हमने यहाँ प्रूव कर दिया एक। अब सेकेंड केस देखते हैं हम लोग, एक्स इक्वल्स टू 3q प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो 3q का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब इसको हमें फॉर्म में लिखना, 3m प्लस 1 फॉर्म में लिखेंगे, 3m फॉर्म में 1 है तो हम लोग 3m प्लस 1 फॉर्म में साफ दिख रहा है यहाँ से। सो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। सब लोग कहाँ हैं, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी वो हमें क्या आ गई थी, 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q, राइट, प्लस 1। अब यहाँ पे q इंटीजर है तो जो वैल्यू है 3q स्क्वायर प्लस 2q वो भी इंटीजर हो जाएगी, राइट। सो m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे 3m प्लस 1 फॉर्म, राइट। तो सेकंड प्रूव कर दिया हमने। लास्ट केस है थर्ड के अंदर x की वैल्यू है 3q प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2, ये भी सेम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला है, बस और कुछ नहीं किया है यहाँ पे हमने, यहाँ पे, ठीक। तो हम इसको 3m प्लस 1 में लिखेंगे तो 1 अलग से लेंगे, बाकी सबको एक साथ ले लेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, 4 कॉमन है, 3 प्लस 1 लिख लिया यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे तो ये आ गया 3q, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, चलिए ये गलती से मैंने क्यूब लिख दिया यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक।
क्या गिवन लाइन बनाते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब जो ये वैल्यू है हमारी, देखिए ये एक इंटीजर है क्योंकि क्यू एक इंटीजर है, तो हम लोग इसको इक्वल रखते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3m प्लस 1। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये सारे नंबर्स का स्क्वायर 3m या 3m प्लस 1 फॉर्म लिखा जा सकता है। हेंस होपफुली आपको समझ आ गया होगा और एज यूजुअल आप दोबारा देख सकते हैं इसको चाहे तो। नेक्स्ट, अब ये देखिए कि क्वेश्चन सेम है फोर्थ की तरह, बस वहाँ पे 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में स्क्वायर को लिखना था, यहाँ क्यूब को करना है हमें, ठीक है। 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए देखते हैं। अब देखिए 9m हमें इतना तो जैसे उसमें बता 3m था तो 3q की फॉर्म में, सो नंबर्स हमें इस टाइप के लेते हैं जिसमें 9 आता हो, राइट। तो सॉल्यूशन चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। लेट नंबर्स बी, नंबर्स क्या आ जाएंगे, 9q 9q प्लस 1 9q प्लस 2, ये ऐसे कहाँ तक जाएंगे 9q प्लस 8, क्योंकि 9q प्लस 9 फिर से 2 के इक्वल हो जाएगा, राइट। चलिए फॉर ऑल यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल q बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब q इंटीजर है यहाँ, ठीक है। हाँ, जैसे उसमें स्क्वायर कर रहे थे हम एक एक का, इसमें हम लोग क्यूब करेंगे, तो ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा, आप खुद कर लीजिए। मैं एक का बता दूंगा, जैसे 9q किस फॉर्म में लिखेंगे फर्स्ट, ऐसे हमें 8 केस करने 9 केस करने पड़ेंगे, तो x इक्वल्स टू 9q क्यूब करना है, तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 9q होल क्यूब। सो 9 हम इसमें से हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि 9 बाहर चाहिए, और यहाँ पे 81 क्यूब। यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो 81, m इक्वल्स टू क्या हो गया 81 क्यूब, 9m फॉर्म में आ गया, राइट। आसान से हमें ये कैसे कहना है, ठीक। अगले में देखेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा बाकी सब में, ठीक है। चलिए मैं एक और वो कर देता हूँ, नेक्स्ट वाला। इसमें भी 9q प्लस 1 का होल क्यूब लेना पड़ेगा, राइट हमें। ऐसे सब में होल क्यूब लेंगे, बाकी सब में भी। इसका मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद कीजिए घर पे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, पहले होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, यही होता है। आप सब में पढ़ लेंगे, इसको यहाँ पे a की जगह 9q है, b की जगह 1, तो हम लोग इसमें क्यूब करते हैं, तो 9q का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9q इंटू 1, 9q प्लस, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे हमें 9 कॉमन लेना है, तो ये 9 आपको देख के समझ आ रहा होगा, एक एक्स्ट्रा, तो 9m प्लस 1 फॉर्म में आएगा यहाँ पे,
तो हम लोग इनको एक साथ ले लेते हैं। 9 इंटू 3Q 9Q प्लस 1, ये एक साथ ले लिया हम लोग, प्लस 1 एक ले लिया। अब इसमें 9 कॉमन, बाकी बचेगा वो इंटीजर होगा, उसकी वैल्यू हम लोग m रखेंगे। तो ये 9m प्लस 1, हाँ बीच में एक स्टेप लिख लीजिए, मैंने एक स्टेप छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से सेकंड हो गया। आपको बाकी है 9Q प्लस 2 का भी क्यूब करके सेम करना है, इसे 8 का करना है और प्रूफ हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और उसका कॉन्सेप्ट है हमने जो पढ़ा डिवीजन लेमा थ्योरम, इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, वो आप समझिए और उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन कीजिए। एचसीएफ निकालना सीखना हमने। पिछले 2-3 साल के जो सीबीएसई का पेपर था उसमें 1-2 नंबर का एचसीएफ निकालने का क्वेश्चन आता है, तो आप सीख लीजिएगा। बाकी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट आगे हम जाएंगे, वहाँ पे हम लोग एचसीएफ निकालना और भी तरीके से सीखेंगे, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, अकॉर्डिंग टू इट पहले मैं इसको आपके सामने पढ़ता हूँ, फिर इसे एक्सप्लेन करूँगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, every composite number can be expressed composite number factorized as product of primes, and this factorization is unique apart from order in which the prime factor occurs. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस थ्योरम के अनुसार हर कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं और वो एक यूनिक फैक्टराइजेशन होगा। तो यहाँ पे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि प्राइम नंबर क्या होता है। पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, एंड कंपोजिट नंबर क्या होता है। सो कंपोजिट नंबर होता है वो नंबर्स जो खुद से एंड 1 के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड होता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग 6 लेते हैं। यहाँ पे 6 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 1 से भी है एंड 6 से भी है। सो 1 एंड 6 के अलावा 3 और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब ये कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, बस। फॉर एग्ज़ाम्पल 7, अब 7 किससे डिवाइड होता है, 7 से एंड 1 से, बस। तो ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि हम लोग किसी भी प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने लिया 6, ये ले लिया, फिर से उसको हम लोग 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो 3 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है, 1 है यहाँ पे। तो 6 कंपोजिट नंबर, उसको हमने प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग, इस थ्योरम के अनुसार हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। नीचे एग्जांपल है, उसमें जैसे हमने लिखा हुआ है कैसे निकालना है। चलिए इस एग्जांपल को देखते हैं एक बार। तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम इस मेथड को भी समझ लेंगे इस एग्जांपल के थ्रू, एंड कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे। एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो प्रीवियस क्लास में हमने सीखा होगा कि एलसीएम क्या होता है, राइट।
एलसीएम का मतलब होता है कि वह मिनिमम नंबर जो दोनों नंबर या जितने भी नंबर गिवन है वो डिवाइड करते हो जिसको, ठीक है, 6 और 20। तो मिनिमम नंबर जिसको 20 भी डिवाइड करता हो और 6 भी करता हो वो हमारा एलसीएम हो जाएगा, राइट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि हम जो नंबर्स गिवन है उनको प्राइम फैक्टर्स में ऐसे डिवाइड कर लेंगे। तो 6 का जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था 2 और 3 होता है। 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, हो गया 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन होगा। अब HCF क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो कॉमन नंबर्स, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक 2 कॉमन है तो हमारा HCF हो गया 2। एंड LCM क्या होगा कि जो नंबर्स हैं वो एटलीस्ट एक एक बार आए, जैसे 2 है, ठीक है, वो दोनों में है तो उसको एक बार लिख लिया। अब जो नेक्स्ट 2 है वो तो हमें लेना ही पड़ेगा, राइट। एंड 3 और 5, ये हमारा LCM में 60 आ गया। अब 60 जो है वो 6 से भी डिवाइड होता है एंड 20 से भी डिवाइड होता है एंड ये मिनिमम है, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। 60 से कम कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसको 6 और 20 दोनों डिवाइड करते हो, ठीक है। तो यहाँ नोट जैसे गिवन है कि HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर होंगे उनकी स्मॉलेस्ट पावर को लिखा जाता है। तो इनके बीच में क्या है, 2 है बस, तो उसकी स्मॉलेस्ट पावर 1। LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। 2 का जैसे 2 पावर थी, 2 ली हमने यहाँ पे, ठीक है, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व। उसके अलावा तो देखिए इनमें प्राइम फैक्टर कौन कौन से इन्वॉल्व है, 2 3 और 5। तो इनका सबका ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, ठीक है। तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2, तो हमने 2 की पावर 2 ले ली। 3 का 1 है, 5 का 1 है, तो ये हमारा 60 आ गया। तो आप समझ गए होंगे HCF और LCM हम फैक्टराइजेशन थ्योरम से कैसे निकालते हैं, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन जब एक्सरसाइज में सोल्व करेंगे तो और अच्छे समझ जाएंगे, वरना आप इस वीडियो को फिर से भी देख सकते हैं यहाँ से। चलिए अब एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं NCERT का, ठीक है। इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, कुछ एज ए होमवर्क दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या करना है कि इनके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है इसको, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर की फॉर्म में हम लोग मिनिमम प्राइम से स्टार्ट करेंगे, जिससे डिवाइड होता है 2 से डिवाइड होता है, यस 2 इंटू 70। फिर से 2 से डिवाइड होगा, यस 2 इंटू 35। अब 35 2 से डिवाइड नहीं होता है, ये 3 से भी नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा, 4 तो प्राइम नंबर होता नहीं है। 5 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है 140 का, ठीक है। अब इसको हम लोग एक अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से लिखने के बजाय। जैसे आपने कई बार देखा होगा, जो बड़ा नंबर जिसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है उसको यहाँ लिखिए 270, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 35, ये 3 से तो होता नहीं है, 5 7 7 1। तो जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाता तब तक हम लोग इसको डिवाइड करते रहेंगे प्राइम नंबर से जैसे। तो हमारा क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा प्राइम फैक्टर्स प्रोडक्ट की फॉर्म में 140 को हमने लिख दिया है, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट 156 है, बहुत इजी है। चलिए हम लोग फिफ्थ वाला करते हैं, 7429। ये बीच के तीनों आप एज ए खुद एग्जाम्पल करना, खुद प्रैक्टिस करना होमवर्क के तौर पे, आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो फिफ्थ वाला है वो करते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ क्या था, 7429, ठीक है। तो जो फिफ्थ है वो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। क्या था फिफ्थ वाला
7429। अब इसको हम लोग उसी फॉर्म में करेंगे, राइट। तो हम लोग यहाँ ऐसे लिख लीजिए 7429। अब ये 2 से डिवाइड तो हो नहीं रहा है, 3 से होता है क्या? चलो चेक करते हैं कैसे करते हैं। डिजिट्स का नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए। 9, 2, 11, 15 एंड 22। तो ये तो 2 से भी डिवाइड, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, 7 से आई थिंक ये हो जाएगा डिवाइड डायरेक्ट, 13 से नहीं होगा, 17 से करके देखते हैं। 17 से आई थिंक ये हो जाएगा। 17 4 ज़ा 3 एंड 7 आप करके देख लीजिए। मैंने ये किया था साइड में रफ में, तो 4 3 7 आ गया। अब ये डिवाइड हो जाएगा 19 से। 19 2 38, 57 यानी 3, तो ये आ गया 23। तो इसका बहुत ही अलग है, इसलिए मैंने ये करवाया था। इसके प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट्स क्या आ गए? 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। ये हमने देख लिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, ये जो पेयर्स गिवन है नीचे ऑप्शंस में, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और हमें ये भी चेक करना है, हाँ ये मैं आपको बताना भूल गया था कि एक थ्योरम होती है जिसके अकॉर्डिंग एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू होता है जो दोनों नंबर्स उनके प्रोडक्ट्स के इक्वल, प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, ये हमेशा होगा। तो एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये हम लोग इसको एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आप और अच्छे समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें हमें यही शो करना है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है 26 एंड 91। 2 नंबर्स हैं, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो हम लोग ने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही देखा था कि इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, और एग्जांपल के अंदर हमने देखा था कि फैक्टर से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, राइट। तो 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 13। अब 13 तो किसी से डिवाइड नहीं होता, तो इसको ऐसे रखेंगे। 91 को हम लोग 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 7 से जाएगा। 7 इंटू 13। तो यहाँ पे अब एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा? एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों के बीच में जो कॉमन होगा, राइट। दोनों के बीच में कॉमन क्या है? 13, और उसकी मिनिमम पावर 1। तो एचसीएफ हमारा 13 हो गया। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम आपने देखा था क्या होता है, जितने भी है, ठीक है, उनका मैक्सिमम, जितने भी प्राइम, पहली बात तो हम यहाँ देखेंगे 2 है, 7 है एंड 13 है। अब इनकी मैक्सिमम पावर्स 2 की 1 है, ठीक है, 7 की 1 है एंड 13, इनकी एक एक मिनिमम पावर्स हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो 2, 7 एंड 13। तो ये हमारा कितना आ गया? 182। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? एलसीएम। 13 को हमने लिख दिया है, कॉमन था, 2 को लिख दिया, 7। तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स है ना, सबको लिखा जाता है इसमें, राइट। अब हमें चेक करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ should be equals to product of 2 numbers, राइट। हमें यही चेक करना है, राइट। चलिए चेक करते हैं। पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ की वैल्यू निकालते हैं। 13 इंटू
182। तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 26 2, एंड ये आ गया हमारा, आप बताइए कितना आया, 236 हो रहा गया, राइट, 2366। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और आगे सॉल्व करते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर क्या थे, 26 एंड 91, राइट। तो ये आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, 2366 से आएगा। सो हमने प्रूव कर दिया कि HCF इंटू LCM भी यही आया था, राइट, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये जो प्रूफ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि ये आगे हम यूज़ करेंगे एंड ये बहुत काम आने वाला है। कैसे काम आएगा, फॉर एग्जांपल हमें दो नंबर्स दिए और हम HCF दिया तो हम LCM निकाल सकते हैं, या ये HCF और LCM दोनों गिवन है और एक नंबर गिवन है तो हम दूसरा नंबर निकाल सकते हैं। आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे ये चीज़, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पे तीन तीन नंबर्स हमने ले लिए, ठीक है, उनका हमें LCM और HCF निकालना है, सेम प्रोसीजर करना है हमें, राइट। तो हम यहाँ पे उसमें जो बाकी क्वेश्चंस थे सेकंड वाले में, ठीक है, ये 509, ये आप एज ए होमवर्क कीजिए, ठीक है, सिमिलर सेम पैटर्न करना है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए इसमें हम लोग फर्स्ट वाला मैं खुद करूँगा, उससे दोनों नेक्स्ट सेम उसी पैटर्न पे होंगे, आप एज ए होमवर्क कीजिए, ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए फर्स्ट वाला करते हैं। यहाँ से हम लोग नंबर्स क्या क्या है, 12, 15 एंड 21, ठीक है। 12 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, ये हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। 12 2 इंटू क्या क्या आ जाएगा, 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हमारे आ गए, राइट। नेक्स्ट 15, अभी 2 से डिवाइड तो नहीं होता है तो 3 इंटू 5, यही आ गया। नेक्स्ट 21, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है, इंटू 7। तो यहाँ पे HCF क्या आ जाएगा, पहले ये बताइए। सब में HCF की डेफिनेशन क्या थी, वो प्राइम नंबर्स लेने हैं जो सब में कॉमन है, राइट। तो इसमें 3 कॉमन है तो HCF हमारा आ गया ओनली 3। LCM देखिए इन तीनों में, ठीक है, 3 कॉमन था तो HCF आ गया 3। LCM, ठीक है, LCM में हम लोग 3 जो HCF निकाला है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सब जितने भी फैक्टर बचे उनको लिख देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 को एक बार लिखा हमने, ठीक है, इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, 60, आई थिंक ये 420 आ गया है यहाँ से, तो LCM भी आ गया, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए, जो हमने पीछे लास्ट क्वेश्चन में जो रिजल्ट निकाला था कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये याद रखिए 2 नंबर्स है, ठीक है, तो 3 नंबर्स के लिए नहीं आएगा, तो इस क्वेश्चन में वो प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया कैसे HCF और LCM निकाला हमने। बाकी दोनों क्वेश्चन आप एज ए होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए मैंने आपको कहा था कि वो थ्योरम कहीं यूज हो सकती है,
ठीक है। तो HCF गिवन है, LCM हमें निकालना है और दोनों नंबर्स हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखिए गिवन क्या है, ये प्रॉपर मेथड है किसी भी क्वेश्चन करने का, ठीक है। गिवन लिखेंगे हम लोग पहले, HCF 306 इंटू 657, इन दोनों नंबर्स का HCF क्या है 9। टू फाइंड क्या करना है हमें, LCM ऑफ बोथ नंबर, राइट। So what was the result using, result क्या था result, HCF into LCM equals to product of two numbers, two numbers, राइट। यही था हमारा रिजल्ट। तो यहाँ से 9 इंटू LCM, राइट, इक्वल्स टू 306 इंटू 657, ठीक है। तो LCM यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी, ये क्या आएगा हमारे यहाँ से, LCM की वैल्यू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये 9 1 जा 9 7 जा 72, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एंड मेरे हिसाब से तो सॉरी ये 3 है यहाँ पे, ठीक है। क्या ये 3 9 3 जा 27, राइट। तो ये आ जाएगी वैल्यू 22,338, 22,338 मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, आप भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। HCF गिवन था 9, हमें सिर्फ ये रिजल्ट यूज़ करना था कि HCF इंटू LCM किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दोनों नंबर्स गिवन थे, HCF से डिवाइड करके हमारा LCM आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद ए डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए किसी भी डिजिट के अंदर लास्ट में 0 होना चाहिए, तो उसका मतलब ये है कि जो उसके फैक्टर्स हैं उसमें 5 ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करके ही लास्ट में 0 आता है, जो 10 भी आता है वो 5 इंटू 2 होता है, राइट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि जो 6 की पावर n है, टू चेक क्या करना है हमें, इफ 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है नेचुरल नंबर्स में, मतलब 1 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो हम इसको n ही रखेंगे एंड इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। अगर उनमें 5 आता है तो 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा, सिंपल। 5 इंटू 2, 5 भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए फैक्टर, सिर्फ 5 नहीं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हमें 10 लाना है लास्ट में, 10 कैसे आएगा, जब 5 भी होगा और 2 भी होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन से 10 आ जाएगा। तो 6 की पावर n, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर n, राइट। तो इसको हम लोग खोल देते हैं, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो इसमें देखिए ये फैक्टर्स हो गए, ठीक है। n की वैल्यू जो भी होगी, जैसे 2 भी तो 2 इंटू 2 आ जाएगा, 3 इंटू 2। n की वैल्यू 3 भी तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, कहीं भी 5 कभी नहीं आएगा, ठीक है। सो ये 0 नहीं आएगा इसमें,
एज, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे एज प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n डज नॉट हैव 5, so it will never end with 0। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए लास्ट में 0 आना है तो सिंपल सी बात है, 0 मतलब 10, 10 का मतलब क्या हुआ 5 × 2, तो 5 भी होना चाहिए था और 2 भी होना चाहिए था। इसके प्राइम फैक्टर्स 2 है बट 5 नहीं है, तो इसलिए ये इसमें 0 नहीं आएगा लास्ट में। वैसे भी कॉमन सेंस है, आप 6 को कितनी बार भी 6 को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, कभी भी लास्ट में 0 नहीं आएगा, 6 आता है। 6 × 6 × 6 × 6 आप कभी भी देख लीजिए, हमेशा 6 आएगा लास्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13, ये दो नंबर गिवन है, ये कंपोजिट नंबर है, हमें एक्सप्लेन करना है। अब मैंने स्टार्टिंग में अभी कुछ स्लाइड पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो खुद से और 1 के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ चेक कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए क्या है, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम लोग कॉमन ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब देखिए प्लस में तो इसमें से 13 को हम लोग बाहर ले सकते हैं, राइट। 7 × 11 + 1। अब इसकी वैल्यू जो भी आए हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन ये देखिए यहाँ 13 बार आ गया, तो मतलब ये 13 से डिविजिबल है, राइट। हम लोग नंबर को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 से डिवाइड हो रहा है, राइट। तो ये नंबर आ रहा है, ठीक है, तो ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा है 13 से। इस हैंस एज दिस नंबर इज divisible by 13, so it is a composite number। अब ये सेकंड वाला हम लोग देखते हैं, देखिए ये वाला, ठीक है। अब इसमें 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 2 × 1 + 5, राइट। तो इसमें 5 है यहाँ पे और यहाँ भी 5 है, तो 5 कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये कंपोजिट हो गया। आप कर लेंगे आई होप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है। चलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, ठीक है। ये एक सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है, थोड़ा अच्छा बनाते हैं। बहुत गंदा सर्कुलर पाथ था, राइट, तो हम लोग थोड़ा अच्छा बनाएंगे। ये हम ले लेते हैं, राइट। इसका जो कलर है ये हम लोग वाइट कर देते हैं, इसके जो अंदर कलर ये हम लोग वाइट कर, या फिर हम लोग इसमें से कलर हटा देते हैं, ठीक है, नो फिल। जो ये था इसको हम लोग चलिए एक सर्कल आ गया है, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा यहाँ कर देते हैं, ठीक है। आई होप आप देख पा रहे होंगे, पेन से थोड़ा और अच्छा बना देता हूँ मैं इसको।
ये यहाँ पे सर्कल है, राइट। ये आपको दिख गया होगा ये वाला सर्कल, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, फील्ड है, ग्राउंड है, उसमें सोनिया 18 मिनट लेती है एक राउंड के लिए, ठीक है। तो मैंने माना कि यहाँ से ये लोग दौड़ना शुरू करते हैं ए पॉइंट से और इस तरफ दौड़ते हैं, ठीक है। कौन? सोनिया एंड रवि दोनों दौड़ते हैं। सोनिया 18 मिनट लेती है, ठीक है। रवि 12 मिनट लेता है, राइट। तो ये पूछा है कि कितनी देर बाद, स्टार्टिंग में ये दोनों एक साथ शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये पूछा है कि कितनी देर बाद ये दोबारा मिलेंगे। अब रवि कम टाइम लेगा, मतलब रवि तेज़ भाग रहा है, ठीक है, एंड सोनिया 18 मिनट ले रही है। तो कितनी देर बाद ये दोनों मिलेंगे? तो सिंपल सी बात है, हमने एलसीएम की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि वो नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड करते हो, ठीक है, और सबसे छोटा नंबर। तो पहली बार कब मिलेंगे? जब इन दोनों का टाइम सेम होगा, राइट। यानी ये दोनों डिवाइड करते हैं उस टाइम को, ठीक है। तो हमें इनका बस एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा अच्छे से, आई होप आप समझ गए होंगे कि ये कैसे करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। और इसको कैंसिल कर देते हैं। चलिए इसको साइड में कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कि हमें इसमें एलसीएम क्यों निकालना है, राइट। चलिए इसको हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करना है। टाइम टेकन बाय सोनिया 18 मिनट्स, राइट। टाइम टेकन बाय रवि, रवि ने कितना टाइम लिया है? 12 मिनट्स, ठीक है। तो जिस टाइम पे ये फर्स्ट टाइम मिलेंगे, ठीक है, टाइम व्हेन दे विल मीट, स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, समझ गए। तो दोनों का राउंड भी कंप्लीट होना चाहिए। तो ये 18 मिनट का मल्टीपल ही होगा और 12 का मल्टीपल होगा, राइट। तो इसलिए एलसीएम आएगा व्हेन दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे दोबारा? इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, ठीक है। तो एलसीएम 18 एंड 12 का क्या हो जाएगा? दोनों के हमने पहले भी सीखा था, दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो और उनका कॉमन करेंगे। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें क्या करना था? एलसीएम निकालना है 18 एंड 12 का, राइट। एटीन 2 इंटू 9 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया। दूसरा है 12, 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा ये देखिए, ये दो कॉमन है तो इसको हम एक बार ही लेंगे और बाकी सबको, 3 भी कॉमन है इसको भी एक बार लेंगे और इन दोनों को लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? कॉमन है, 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, बाकी बचा क्या? एक 2 और एक 3, राइट। 36 मिनट। तो 36 मिनट आफ्टर 36 मिनट they will meet at starting point. They will meet at
स्टार्टिंग पॉइंट। वैसे भी आप एक बात देखिए, सोनिया 18 मिनट ले रही है राइट यहाँ पे, तो 36 मिनट में ये 2 राउंड लगा लेगी ग्राउंड के, ठीक है। एंड ये 12 मिनट ले रहा है, तो ये 3 राउंड हो जाएंगे इसके 36 मिनट, लेकिन ये 36 मिनट बाद होंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे ही, ठीक है। तो ये दोनों मिल जाएंगे, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा इस एक्सरसाइज का। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि कैसे करना है। इस क्वेश्चन को आप समझ गए ना, एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड उसके बाद हम लोग उसके सॉल्यूशंस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये एक ही कॉन्सेप्ट है आई थिंक, उसके बाद ये एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसको। ये थ्योरम क्या कहती है, ये नंबर एस इज कॉल्ड, पहले हम लोग ये देखेंगे कि इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, इरेशनल नंबर इट कैन नॉट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। देखिए हम किसी भी कंपोजिट नंबर को, किसी भी रियल नंबर को हम लोग क्यू बाई पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो रैशनल नंबर होता है। अगर उसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं तो वो इरेशनल नंबर होता है। अब पी बाई क्यू फॉर्म का मतलब क्या है, पी अपॉन क्यू, एंड क्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या हो गया, वो रैशनल नंबर हो गया, ठीक है, वरना इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में। तो जैसे कोई भी नंबर ले लेते हम लोग, जैसे हमने एग्जांपल लिया √2। अब √2 को मैं पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकता, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, कोई नहीं आएगा राइट, तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा 3, तो 3 को मैं 3/1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्यू की वैल्यू 1 हो गई, 3 हो गई, तो ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया 3, ठीक है। आप समझ गए होंगे रैशनल इरेशनल क्या होता है, ठीक है। जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल होता है, जिसको नहीं लिख सकते वो इरेशनल होता है, सिंपल। तो हम लोग थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं इरेशनल नंबर्स के, ठीक है। इस एक्सरसाइज में मोस्टली हम लोग इसी चीज़ को पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर्स को इरेशनल नंबर कैसे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, √2, √3, √5 और 2 + √5, 3 + √5, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। √2 + √3, ठीक है। आप समझ गए होंगे इरेशनल नंबर क्या। चलिए थ्योरम देखते हैं। लेट पी बी ए प्राइम नंबर, ठीक है, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो हम इसको ये कह रहे हैं कि पी कोई प्राइम नंबर है, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जांपल से लेते हैं, लेट पी इक्वल्स टू 3, पी 3 एक प्राइम नंबर होता है। इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, लेट ए इक्वल्स टू 6, तो सो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। अब ये कह रहा है कि पी 36 को अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, यानी 36 को हाँ करता है, तो ए स्क्वायर बाई पी क्या हो जाएगा यहाँ 12। तो ये ए को भी डिवाइड करेगा, क्या कर रहा है यहाँ 36 को डिवाइड करता है, हाँ सही बात है। तो ए पी ए को भी डिवाइड करेगा 2, ठीक है। तो यही ये थ्योरम कह रही है, अगर कोई प्राइम नंबर है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि
हमें प्रूव क्या करना है कि √5 इज ए इरेशनल नंबर है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपने आई थिंक प्रीवियस क्लासेस में भी सुना होगा कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब हम लोग इसका उल्टा मानेंगे और उसको हम लोग ये मान लेंगे कि फिर प्रूव कर देंगे कि जो हमने अज्यूम किया था वो गलत था। ठीक है, तो अजम्पशन क्या होगा हमारा यहाँ पे? लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। पहली बात तो यहाँ n आएगा, ठीक है, n रेशनल इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, हमने ये अज्यूम कर लिया। अब हम इसको प्रूफ करेंगे इसको गलत, कि ये गलत है। ठीक है, तो अब इफ़ इट इज़ ए रेशनल नंबर दिस इम्प्लाइज √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? p/q फॉर्म में, राइट? p एंड q आर इंटीजर्स एंड q क्या है? 0 नहीं होना चाहिए, वरना ये इनफाइनाइट हो जाता है, राइट? नीचे 0 आएगा तो q 0 नहीं होगा। एंड p और q इंटीजर्स हैं, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर भी हो सकता है, तो उनको डिवाइड कर लीजिए। तो हम लोग यहीं पे कंडीशन ही लिख देते हैं कि एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? आपने आई थिंक आपको पता होगा। को प्राइम नंबर्स होते हैं जो एक दूसरे को डिवाइड ना कर सके। जैसे एग्जांपल को प्राइम नंबर्स का क्या हो सकता है? को प्राइम 10 एंड 8। ये तो आई थिंक एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, राइट? लेकिन इनके बीच में कॉमन नंबर है, जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 और 4 ले लेंगे हम लोग। हम इसको जैसे 5 और 4 ले लिया मैंने, राइट? अब हालांकि 4 है वो प्राइम नंबर नहीं है, राइट? बट 5 एंड 4 को प्राइम नंबर से एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते हैं, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 4 प्राइम नहीं है वैसे, बट ये दोनों को प्राइम्स हैं। ठीक है, आप समझ गए को प्राइम्स क्या होता है? तो p एंड q इस फॉर्म में कि दोनों को प्राइम्स, यानी इनके बीच में कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये आ जाएगा √5 का स्क्वायर p/q का स्क्वायर। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5 एंड p/q स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से हम लोग p² = 5q²। ठीक है, इसका मतलब p² 5 से डिवाइड होता है क्योंकि उसमें 5 है, राइट? p² को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अब जो हमने थ्योरम पढ़ी थी उसमें क्या था? इफ 5 डिवाइड्स 5 एक प्राइम नंबर, राइट? डिवाइड्स p², देन इट ऑल्सो डिवाइड्स p। यही थ्योरम थी ना, हमने पीछे पढ़ी थी कि कोई प्राइम नंबर है वो अगर p² को डिवाइड करता है किसी नंबर के स्क्वायर को, तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ठीक है, तो p को हम लोग मान लेते हैं क्या हो गया? 5c। c कोई भी इंटीजर है, ठीक है, फॉर सम इंटीजर c। p की वैल्यू हमने 5c रख ली। ठीक है,
तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। ऊपर यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1, मान लीजिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। किसकी वैल्यू, पी स्क्वायर इक्वल्स टू, पी स्क्वायर की वैल्यू, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। और वहाँ पे क्या देखा था हमने, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5। तो पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट करके हम लोग क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 25c स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज q स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। इसका मतलब तो ये हो गया कि q स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, हैंस q विल बी डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, q भी डिवाइड होगा 5 से क्योंकि q स्क्वायर हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेट q इक्वल्स टू 5d फॉर सम इंटीजर d। देखिए p हो गया 5c, q हो गया 5d, ये तो दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। हमने एज्यूम किया था कि p एंड q आर, बट p एंड q वर कोप्राइम्स। यहाँ तो कोप्राइम्स नहीं है, 5 अगेन, हैंस assumption was wrong। assumption क्या था, wrong था। and √5 is irrational number। ठीक है, यहाँ लिखते हैं। बहुत बड़ा हो गया ये, तो मैं इसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना था कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो हमने अज्यूम किया कि √5 एक रेशनल है, एंड इसी एजम्पशन को हमने लास्ट में प्रूव किया कि ये गलत है, तो वो इरेशनल हो गया। तो अब रेशनल अगर हम अज्यूम कर रहे हैं तो √5 को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। अब p/q हमारे इंटीजर्स हैं, q 0 नहीं है, इन दोनों को प्राइम्स, यानी इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दोनों को स्क्वायर करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो p²/q² 5 आ गया, यहाँ से p की वैल्यू ये आ गई। तो अब जब 5 यहाँ पे आया है तो मतलब p² को 5 डिवाइड करता है, राइट। तो वो p को भी डिवाइड करेगा उस थ्योरम जो हमने पहले पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग। तो p = 5c मान लिया हमने, c को इंटीजर, p² 25c²। अब इसकी वैल्यू हम लोग फिर से पुट करेंगे यहाँ पे, और q² भी 5 से डिवाइड हो रहा है तो q भी 5। अब p एंड q दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब कि वो कोप्राइम्स नहीं है, बट वो तो कोप्राइम्स थे। इसका मतलब जो अजम्पशन था कि √5 रेशनल है वो गलत था, और √5 इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा था। ठीक है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, प्रूव दैट 3 सेकंड क्वेश्चन थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। हमें प्रूव क्या करना है, 3 + 2 × √5 इज इरेशनल। ठीक है, सेम प्रोसेस होगा, इसको हम लोग पहले रेशनल मान लेंगे, उसके बाद प्रूव करेंगे कि ये रेशनल है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। अजम्पशन, अजम्पशन क्या है कि 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर। सेम प्रोसीजर होगा जो लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने। दिस इम्प्लाइज 3 + 2 √5 को हम क्या लिख सकते हैं, राइट, क्या लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में। सेम कंडीशन आएंगी, p एंड q आर इंटीजर्स, बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये साइन होता है बिलोंग्स टू का। q = 0
एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, ठीक है, मतलब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब ये आ गया यहाँ से, ठीक है। तो √2√5 इक्वल्स टू पी बाई क्यू -3 एंड √5 इक्वल्स टू पी बाई 2q -3/2, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, p -3q अपॉन 2q, राइट। तो √5 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से √5 की वैल्यू क्या आ गई थी, p -3q अपॉन 2q, p -3q अपॉन 2q, p -3q अपॉन 2q, ये वैल्यू आ गई। अब p एंड q इंटीजर्स है तो ये ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीजर्स, एज p, q आर इंटीजर्स, तो ये इंटीजर्स हो जाएंगे सारे, राइट। दिस इम्प्लाइज, सॉरी ये यहाँ लिखते हैं हम लोग, ठीक है। क्या इम्प्लाई हो, जब ये इंटीजर्स है तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, p -3q अपॉन 2q प्लस टू रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज √5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर हो गया, बट √5 इज इरेशनल। हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लेमा है, हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज assumption was wrong, जो assumption हमने किया था वो wrong है। दिस इम्प्लाइज 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, ये प्रूव हो गया, ठीक है। आप समझ गए, हमने पहले इसको रेशनल माना, फिर उसको कॉन्ट्राडिक्टरी किया और उसको इरेशनल बोल दिया। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे हमने ये कैसे किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये इनको हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है, मैं ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल करवा चुके हैं, तो ये आप ऐसे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप घर पे खुद कीजिए इसको, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चंस पिछले में करवा चुका हूँ, ठीक है। इनको रेशनल मानिए पहले एंड p/q फॉर्म में लिखिए, फिर एजम्पशन हमें गलत प्रूव करना है किसी तरीके से, समझ गए आप कैसे करना है, ठीक है। अब ये हमारा जो एक्सरसाइज था वो कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 1.3। अब एक्सरसाइज 1.4 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए कुछ थ्योरम्स हैं, ठीक है। पहले ये थ्योरम समझते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। थ्योरम, लेट x बी ए रेशनल नंबर whose decimal expansion terminates। हाँ, तो इसको समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इरेशनल नंबर हमने पिछले में किए, इसमें हम रेशनल नंबर देखें। रेशनल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग समझते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जो टर्मिनेट हो जाए, जैसे 2.3, 3.4, 5.0, ये टर्मिनेट हो गई, इसके आगे नंबर्स नहीं है, ख़त्म हो गए, ये टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि नंबर्स कंटिन्यू चलते रहेंगे, कभी कंप्लीट नहीं होंगे। जैसे मैंने 1/3 कर दिया तो ये क्या आएगा 3.3333, ये ऐसे लगातार चलता रहेगा, ठीक है, ये कभी कंप्लीट नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। समझ गए आप दोनों में डिफरेंस, ठीक है। थ्योरम क्या कहता है कि रैशनल नंबर है जो टर्मिनेट हो रहा है, यानी इस टाइप का है, तो हम उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट, दोनों को प्राइम्स है। एंड जो उसका जो नीचे आएगा, जो प्राइम फैक्टराइजेशन जब होगा q का, तो उसमें 2 और 5 दोनों अवेलेबल होंगे, ठीक है, समझ गए आप। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर्स, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं इनमें से, जैसे मैंने लिया 2.3, ठीक है, 2.3, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं p/q फॉर्म में, 23/10, ये हमारी p/q फॉर्म हो। तो ये कह रहा है कि ऐसा कोई भी नंबर है जो p/q फॉर्म में लिखेंगे उसमें हमेशा नीचे 2 और 5 हमेशा आएगा फैक्टर्स। ये हमारा q है, तो q = 10 है, 2 × 5 आ गया, ठीक है। तो हमारी थ्योरम यही कह रही है कि जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे उसमें जो नीचे डिनोमिनेटर में होगा, डिनोमिनेटर में, उसमें हमेशा 2 और 5 के फैक्टर्स अवेलेबल होंगे, ठीक है, समझ गए आप। ये एक वे है किसी भी रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बताने का। अगर उस रैशनल नंबर में नीचे 2 और 5 है फैक्टर्स में, तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है, अगर नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, समझ गए आप। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। अब ये बहुत सारे हमें इसमें बताना है कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से नहीं बताना है, हमें ये बताना है कि ये कौन सा टर्मिनेटिंग है इसमें से, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। ये बहुत इजी है, ठीक है। हमें क्या करना है, थ्योरम में पढ़ाई, क्यू को क्या करना है, हमें क्यू को फैक्टराइज करना है और उसमें हमेशा 5 और 2 होगा तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और अगर 5 और 2 नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब ये बहुत सारे, इनमें से मैं 2-3 करवाऊँगा आपको, बाकी आपके होमवर्क रहेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट वाला ही कराते हैं, ये वाला फर्स्ट, 13/3125, ठीक है। तो क्यू क्या है 3125, 625 × 5 हो गया ये, तो यहीं पे देखिए एक 5 आ गया, ठीक है। ये 625 5 की पावर 4 होता है वैसे, लेकिन तो ये आ जाएगा 5 की पावर 5, तो ज़रूरी नहीं है ये, ठीक है, बट ये हम इस फॉर्म में लिखें। अब देखिए 13/5 की पावर 5 इंटू 2 कर दीजिए, इंटू 2, यहाँ 2 आ जाएगा तो 2 की भी पावर 4, तो ये 26/5 की पावर 5। देखिए ये मल्टीप्लाई करने पे नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये डिवीज़न हो रहा है तो नंबर चेंज नहीं हो रहा है, तो इसमें एज डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर एज फैक्टर्स 5 and 2, hence it is टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है,
समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ। आई थिंक पेन को वापस वाइट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, रेड कलर ज़्यादा सूट हो नहीं रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल आप समझ गए। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा करें बताइए। चलिए 5th कर लेते हैं एक बार, या फिर कोई और कर ले। 4th कर लेते हैं। 4th में तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ 0 है, तो इसमें 10 आ ही जाएगा 1600 में कॉमन। यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो ये यहाँ से 10 आ ही जाएगा इसमें। इसमें 2 और 5 दोनों गिवन ही है, तो ये भी हो जाएगा। इसमें 2 5 है, साफ साफ दिख रहा है। इसमें 5 है, 2 यहाँ से मल्टीप्लाई करके ले आएंगे। इसमें 2 और 5 दोनों है, दिख रहा है, ये भी है। ठीक है, एक बार 5th और कर लेते हैं। ठीक है, 29/343 क्या है 5th, 29/343। ठीक है, अब ये देखते हैं हम लोग कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। क्यू क्या है यहाँ पे, चलिए इसको हम P/Q लिख लेते हैं। अब क्यू क्या है, 343 को हम लोग क्या लिखेंगे, 7 × 7 × 7, तो ये हो गया 7 का क्यू। अब देखिए इसमें ना 5 है ना 2 है। ठीक है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे करेंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा 10 से 10, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे एज डिनोमिनेटर एज नो 5 की पावर m 2 की पावर n फॉर्म फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। हेंस 29/343 इज नॉन टर्मिनेटिंग। यही आएगा यहाँ पे, वावल नहीं है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, आप समझ गए कैसे करना है। बाकी एग्जांपल्स आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 above which have terminating decimal expansion। तो वो सिर्फ डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। हमने फर्स्ट वाला किया था, उसी को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, और फर्स्ट वाला क्या था हमारा 13/3125। बाकी आप सब एग्जांपल में कर लीजिए, बहुत इजी है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। P/Q, तो P क्या हो जाएगा 13 × 1, Q हो गया 625 × 5। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 2 से। चलिए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, शॉर्टकट नहीं मारते हैं। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5, तो P/Q इक्वल्स टू 13/5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 की पावर 5 से। ठीक है, और नीचे भी 2 की पावर 5 से, ईजी करने के लिए। ठीक है, तो ये 10 की पावर 5 हो जाएगा, एंड ये आ गया 632, 10 की पावर 5, तो ये हो जाएगा हमारा 0.00416। यही पूछा है कि हमें डेसिमल एक्सपेंशन मेट करना। ठीक है, बाकी आप कर लीजिए, जो टर्मिनेटिंग है सिर्फ उन्हीं को करना है। तो आप इससे पहले वाला क्वेश्चन करेंगे, उसमें जो जो टर्मिनेटिंग है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब ये देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है कि ये
डेसिमल फॉर्म में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ठीक है। हमें ये बताना है कि कौन सा रेशनल है कौन सा नहीं है, और रेशनल है तो उसको p/q फॉर्म में लिखना है। और फिर हमें ये बताना है कि जो q के प्राइम फैक्टर्स हैं वो कैसे हैं, मतलब वो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो ये बहुत ईजिली हो जाएगा, जैसे पहले वाला किया तो उसका एकदम अपोजिट करना है। मैं आपको एक काम करता हूँ, फर्स्ट वाला करके दिखा देता हूँ, बाकी दोनों आप कर लीजिए। ये तो दिख ही रहा है, ये रिपीटिंग है, ठीक है। बार लग गया, मतलब ये बार का मतलब होता है यहाँ पे कि ये रिपीटिंग है। बार का मतलब ये बार का मतलब क्या हो गया कि ये हो गया 43.123, ये 9 तक, फिर से 1 2 3 और ये 9 तक इस टाइप से, तो ये रिपीटिंग तो है, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड करके p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे आसानी से, ठीक है। आपको फर्स्ट वाला कर देता हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे मैसेज कर दीजिएगा कमेंट में, मैं उनको रीड कर लूँगा और आपके वो डाउट्स क्लियर कर दूँगा, ठीक है। $43.1235678 ठीक है। अब इसको अगर हम लोग लिखें तो ये 9 तक है, तो 432345678 अपॉन 10⁻9, ये हमारा p/q फॉर्म हो गया, राइट। p/q फॉर्म, तो यहाँ से p हमारा आ गया 4312345678 q आ गया हमारा 10⁻9, लिख लीजिए। एंड q में नीचे जैसे डिनोमिनेटर में 5 और 2 आ गया है, राइट, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, एंड p/q फॉर्म में आ रहा है तो ये रेशनल है ही, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग इसको 5⁻9 एंड 2⁻9, तो ये क्या हो गया, जो नंबर हमें गिवन है, द नंबर इज टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग भी और रेशनल नंबर भी है, ठीक है। समझ गए आप, ऐसे ही बाकी आप कर लीजिए, ठीक है। आई थिंक ये आपका कंप्लीट हो गया है, ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, तो आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, और आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाना है तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको या तो कमेंट में लिख दूंगा या और वीडियो बना के आपको बता दूंगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, चलिए थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी अगर आपको कोई शिकायत हो वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन अगेन। एंड वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इसको अच्छे से पढ़ सके एंड इससे सीख सके।